Hello students, welcome to virtual class by Municipal Corporation of Greater Mumbai. Today we are going to learn English. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्चुअल क्लास। वर्चुअल क्लास में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं सागर वसंत महाले, आपका वर्चुअल क्लास टीचर ऑफ स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट इंग्लिश मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले भी हमने इंग्लिश अपने सिलेबस के बहुत से चैप्टर्स के वीडियोस देखे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको सारे वीडियोस पसंद आए होंगे, या फिर कम से कम आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों, आज भी हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। वो चैप्टर हमारे सेकेंड यूनिट का चैप्टर है, जो कि एक महान विद्वान वैज्ञानिक मिस्टर स्टीफन हॉकिंग के ऊपर है। तो आप शायद चैप्टर का नाम समझ गए होंगे, फिर भी हम देखते हैं कि चैप्टर कौन सा है। यूनिट 2.4, एन एपिटोम ऑफ करेज। तो बच्चों, करेज यानी ब्रेवरी, जो हमारे अंदर बहादुरी होती है, उसके ऊपर ये चैप्टर है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, आत्मविश्वास, ये सारी चीजें, करेज, ब्रेवरी, ये सारी चीजों के बारे में आज हमें इस चैप्टर से पढ़ने को मिलने वाला है। एक अच्छी सीख भी प्राप्त होने वाली है। तो बच्चों, बिना देरी किए हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर के लिए। लेकिन उससे पहले हम चैप्टर से पहले वार्म अप करेंगे, थोड़ी सी बातें करेंगे, जिसे हम चिट। तो आइए, एपिटोम ऑफ करेज, वार्मिंग अप चिट चैट। तो मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, एक स्ट्रेंज ट्रूथ, handicapped are those who refuse to take up challenges even with all their senses and physiology in perfect condition. उस सेंटेंस को पढ़ के आपको क्या करना है? अंडरस्टैंड एंड डिस्कस द अबाउट ट्रुथ। हाउ कैन यू एनकरेज सच पीपल टू चेंज एंड बिकम कॉन्फिडेंट? डिस्कस एटलीस्ट 4 to 5 ways you can do the above. तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको सेंटेंस समझा देता हूं कि हैंडीकैप्ड वो लोग होते हैं जो लोग चुनौतियों से डर जाते हैं, जबकि उनके शरीर में, उनके दिमाग में कोई भी बीमारी नहीं होती, उन सब फिट एंड फाइन होते हैं, लेकिन फिर भी चुनौतियों से डरना और चुनौतियों से हार जाना, बिना एक्सेप्ट किए ही हार जाना, असल में उन लोगों को हैंडीकैप कहना चाहिए। तो ये इस सेंटेंस का मतलब है। अब हम इस सेंटेंस का मतलब जान के हमको क्या करना है? हमको डिस्कस करना है कि ये सच है या झूठ। और अगर सच है तो हम ऐसे लोगों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, करेज बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? ऐसे 4 से 5 तरीके आपको बताने हैं। तो आइए, सबसे पहले हम इस सेंटेंस को दीर्घ स्वरूप में यानी डिटेल में समझ लें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे आप उनको प्रॉपरली मोटिवेट कर सकते हैं। एंड एपिटोम ऑफ करेज। तो सबसे पहले, इवन इफ हैविंग फिजिकल फिटनेस, सम पीपल डोंट एक्सेप्ट एनी चैलेंज, दे रिफ्यूज टू टेक अप एनी चैलेंज, सच पीपल मस्ट बी कॉल्ड हैंडीकैप। Generally, handicapped are the people having some physical or mental disabilities. But in spite of all kind of fitness, some people run away from their duties, never accept any new work on their own. Those are handicapped in true sense. I think some people are not confident and suffer from low esteem. One of the nicest things you can do is to try and raise their confidence and make them feel better about themselves. तो बच्चों, ये इंट्रोडक्शन मैंने उस सेंटेंस के रिगार्डिंग आपको बताया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी फिजिकल फिटनेस परफेक्ट होती है, मेंटल फिटनेस परफेक्ट होती है, लेकिन दिमाग में इतना आलस भरा हुआ होता है। और दूसरी बात, उनका सेल्फ स्टीम और उनका आत्मविश्वास इतना कम हो चुका होता है, इतना गिर चुका होता है कि वो किसी भी चैलेंज को, किसी भी ड्यूटी को फेस नहीं करना चाहते। असल में ऐसे लोगों को ही हैंडीकैप बोलना चाहिए। जिनको हाथ नहीं है, जिनको पैर नहीं है, उन्हें हैंडीकैप नहीं बोलना चाहिए। उनको तो भगवान ने वैसे बनाया है, लेकिन भगवान ने जिनको पूरा शरीर दिया है, सुदृढ़ बनाया है, वैसे लोग भी अगर आलस के वजह से, आत्मविश्वास के न होने की वजह से, अगर वो चुनौतियों से डर जाते हैं, कतराते हैं और अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिस्क नहीं उठाते हैं, तो ऐसे लोगों को ही हैंडीकैप बोल के उनका इंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोगों में
अगर आपको इनको सही रास्ते पे लाना है तो सबसे पहले आपको उनके अंदर आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा, उनकी लो स्टीम को बढ़ाना पड़ेगा, उनको कॉन्फिडेंट करना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करने की जरूरत है, मार्गदर्शन भी उचित होना चाहिए। तब जाके ये लोग अपने फिट शरीर और फिट माइंड का इस्तेमाल करके ऐसे चैलेंजेस को स्वीकार करेंगे ताकि उससे उन्हीं को फायदा हो। बिकॉज बच्चों, ये सब ना होने की वजह से जो हमारी पीढ़ी है, जैसे कि आप 10th स्टैंडर्ड में हो, आप हमारे देश के उज्जवल भविष्य हो, अगर आप में मोटिवेशन नहीं होगा, आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो आप हमारे देश का भविष्य क्या कर रहे हैं? धोखे में डाल रहे हैं। तो इसीलिए हम टीचर्स का भी फर्ज है और आपका भी फर्ज है कि हम आपको पढ़ाएं, आप हमसे पढ़ें और हम अपने देश का भविष्य एक साथ होकर उज्जवल बनाएं। तो बच्चों, आई थिंक सम पीपल आर नॉट कॉन्फिडेंट एंड सफर फ्रॉम लो स्टेट। ये तो सही है, कुछ लोगों को में कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो अगर आपको कुछ अच्छी चीज करनी हो तो आप उसका कॉन्फिडेंस जो है उसको बढ़ा सकते हो, उसको रेस कर सकते हो और उनको खुद के बारे में ही अच्छा फील करवा सकते हो। उसके लिए मेरे पास कुछ 4 से 5 तरीके हैं, मैं वो आपको बताना चाहूंगा। ध्यान से देखिए। यू मस्ट बी इनफ कॉन्फिडेंट योरसेल्फ, इट विल रिफ्लेक्ट इन देम। देखो बच्चों, यदि आप अपने छोटे भाई बहन या अपने दोस्त के अंदर कॉन्फिडेंस जगाना चाहते हो तो सबसे पहले आपके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास झलकना चाहिए। अगर आपके चेहरे पे वो आत्मविश्वास झलक रहा है, सामने वाला आप में आत्मविश्वास कूट कूट के भरा हुआ ऐसे उसको दिख रहा है, तब ही वो तुम्हारी बात मानेगा। आप ही गलत रास्ते पर हो और आप सामने वाले को सही रास्ते का पाठ पढ़ा रहे हो, तो वो आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। इसीलिए सब प्रथम आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। अप्रिशिएट देयर यूनिकनेस, क्वालिटीज और सबसे पहले तो आप वो उसके अंदर जो टैलेंट है, उसके अंदर जो क्वालिटी है, वो किस तरह से यूनिक है, ये सारी चीजें उसकी पहचाननी चाहिए। और जब वो कुछ मेहनत करता है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, वेरी गुड करके उसे आगे मोटिवेट करना चाहिए। One great way to boost someone's confidence is to pass on compliments on them। ये तीसरा और अहम तरीका है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस किसी का बूस्ट करना है, यानी बढ़ाना है एकदम से, तो वो छोटी सी छोटी भी अगर अच्छी चीज करता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट देते जाओ। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जानते हो ना? किसी को कुछ अच्छी बात करना। जैसे हम अगर फर्स्ट आते हैं स्कूल में तो हमारी मम्मी पापा, रिश्तेदार, दोस्त, टीचर्स सब हमें कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस, कीप इट अप, ऐसे आपको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। तो इसी तरह से आप अगर अपने छोटे भाई बहन का कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हो तो उसकी छोटी छोटी अच्छी चीजों पर आप उसे कॉम्प्लीमेंट पास करते रहो। चौथा पॉइंट है सपोर्ट देयर आइडियाज, थॉट्स, एक्शंस इफ यू लाइक देम। आपको उनकी आइडियाज को सपोर्ट करना है, उनके विचारों का समर्थन करना है, उनके जो एक्शंस है, वो जो कुछ करते हैं, अगर वो आप उसे पसंद करते हो तो उसे भी सपोर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपका छोटा भाई या बहन, उसे ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट है, वो ड्राइंग बना रहा है, थोड़ी देर के लिए उसने पढ़ाई नहीं की लेकिन ड्राइंग बना रहा है, उसमें मम्मी चिल्लाती है कि तू क्या कब से ड्राइंग बना रहा है, पढ़ाई कर। तब आपको स्टैंड लेना चाहिए कि नहीं मम्मी, वो ड्राइंग बहुत अच्छा बनाता है, उसको इतना बना दो, पढ़ाई बाद में कर लेगा। अगर आप ऐसे उसको मेंटली सपोर्ट करते हो तो वो आप पे और भी ज्यादा ट्रस्ट करेगा और आपसे और भी ज्यादा मोटिवेट होगा और आपसे और भी ज्यादा कुछ नया सीखेगा। तो आपको उसको, उस व्यक्ति को सपोर्ट करना है, उसके आइडियाज, उसके थॉट्स, उसके एक्शंस यदि आपको पसंद आए तो आपको उसे अप्रिशिएट भी करना है और सपोर्ट भी करना है। Fifth point, advise them about career. Help them to improve their dress sense and style. अगर कोई व्यक्ति है जिसको कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, वो उसका कोई सेंस ऑफ स्टाइल नहीं है, उसके करियर के बारे में कोई फिक्र नहीं है, वो बस पढ़ाई करने के लिए करता है और पास होने के लिए पास होता है, तो उसमें आपको उसको थोड़ा गाइडेंस देना चाहिए, थोड़ा एडवाइस देना चाहिए, थोड़े सजेशंस देने चाहिए। सलाह मशवरा करने के बाद ही उसको आपकी तरफ आप आकर्षित कर सकते हो। और इसीलिए उसको करियर के बारे में बात करो, उसके ड्रेस सेंस के बारे में बात करो, उसको हाइजीन के बारे में बताओ, उसको अच्छी लाइफस्टाइल के बारे में बताओ, ऐसी कुछ चीजें आप कर सकते हो। Sixth point, advise them to go to the gym because if we look good and healthy, then we feel good, healthy.
तो बच्चों, आप उन्हें जिम के लिए प्रोत्साहन करो, एक्सरसाइज के लिए प्रोत्साहन करो, रनिंग करने के लिए प्रोत्साहन करो, क्योंकि ऐसे करने से उनका शरीर भी अच्छा रहेगा। और जब हम अच्छे दिखते हैं, हमारी बॉडी अच्छी दिखती है, तो हमारा मन भी खुश होता है। देखो बच्चों, किसी को अच्छा नहीं लगता कि कोई गंजा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है। लेकिन अगर हम अपने बॉडी पे थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, थोड़ी सी मेहनत लेंगे, तो हमारा शरीर भी अच्छा हो सकता है। और अच्छा होने के बाद सबसे ज्यादा खुशी किसी और को नहीं, हमें खुद को होती है। इसीलिए उन्हें ऐसी भी सलाह देती रहनी चाहिए कि तुम अपने ड्रेस सेंस और करियर के साथ साथ खुद के शरीर का भी ध्यान रखो, अच्छी आदतों को लगाओ, बुरी आदतों का त्याग करो। ऐसी सारी चीजें अगर आप बताओगे, तो उनमें यकीनन कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और वो आने वाली जिंदगी में जब भी उनके सामने कोई चुनौतियां आएगी, कोई चैलेंजेस आएंगे, कोई कठिन परिस्थिति आएगी, उसमें वो बाखूबी से, निडर तरीके से उन चुनौतियों का, उन परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। There are pleasant and polite ways of referring to people with physical and mental disabilities. तो कुछ ऐसे तरीके होते हैं बच्चों, जो अगर समझो एक अंध व्यक्ति है, एक जो बहरा व्यक्ति है, जो अपाहिज है कि हाथ से या पैरों से, तो उनको हम अक्सर क्या बोलते हैं? ये अंधा है, ये बहरा है, ये लूला है, ये लंगड़ा है, ये पागल है, ये मेंटल है। ये सारी चीजें उन व्यक्तियों को बहुत हर्ट करती हैं। तो हमें कुछ ऐसे पोलाइट वर्ड्स ढूंढने हैं जिनसे उनको बुरा ना लगे। तो सबसे पहले, जब ब्लाइंड व्यक्ति होता है यानी अंध व्यक्ति, उसको हम विजुअली चैलेंज्ड कहेंगे। डेफ है, जो सुनाई नहीं देता जिसे, उसे हम हियरिंग इम्पेयर्ड कहेंगे। डम्ब व्यक्ति, जो बोल नहीं सकता, मूका होता है, उसे हम, गूंगा जो होता है, उसे हम स्पीच इम्पेयर्ड कहेंगे। मैड यानी जिसका दिमागी संतुलन किसी कारण, किसी बीमारी की वजह से अगर सही नहीं हो, छोटे बच्चों जैसी हरकतें करता है, या थोड़ा सा मैड जैसी हरकतें करता है, तो उसे मैड या मेंटल या पागल नहीं कहना चाहिए, उसे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड कहना चाहिए। लेम, लेम यानी लूला लंगड़ा, उसको हम लेम कहते हैं। तो उसे हम लूला या लंगड़ा नहीं कहेंगे, उसे हम फिजिकली डिसेबल्ड कहेंगे। तो बच्चों, ये जो पोलाइट टर्म्स है, इनका उपयोग करना आप शुरू कर दीजिए। बिकॉज देखो बच्चों, हमारे पास दो आंखें, दो पैर, दो हाथ, एक नाक, दो कान, शरीर एकदम अच्छे से भगवान ने दिया हुआ है, हम अच्छा खा पी रहे हैं। लेकिन यदि ये सोचो कि कभी गलती से न करे नारायण कि अगर आपके पैरों का कुछ हो गया, कुछ हाथों का हो गया, और उसके बाद अगर आपको लोग चिढ़ाने लगे, ए लूले, ए लंगड़े, ए अंधे, तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो बच्चों, ये सब किस्मत का खेल है। अगर किसी के पास कोई अवयव नहीं है, कोई शरीर का अंग नहीं है, तो वो उसमें, वो भी कुछ नहीं कर सकता, हम भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम ये एक बात जरूर कर सकते हैं कि हम उन्हें इंसल्ट ना करें। ये जो अपने नॉर्मली जब हम बुलाते हैं, वैसे शब्दों का प्रयोग ना करते हुए, ये जो नए पोलाइट टर्म्स है, उन शब्दों का प्रयोग करके हम उनका आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, और उनकी इंसल्ट करने से बच सकते हैं, उनको दुखी करने से बच सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे चैप्टर से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चिटचैट में जितनी भी बातें हमने अभी पढ़ी वो समझ आई होंगी। अब चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये है मिस्टर स्टीफन हॉकिंग। उनकी एक बात है, एक स्टेटमेंट है, उनका कोट, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं। क्वाइट पीपल हैव द लाउडेस्ट माइंड। जो व्यक्ति शांत होते हैं, शीतल होते हैं, उनके दिमाग बहुत ज्यादा शोर करते हैं। जुबान से शोर करना और दिमाग खाली होना, ये तो हमने बहुत से देखे हैं। लेकिन जो दिमाग में शोर करता है, लेकिन अपनी जुबान से एकदम शांत स्वभाव का होता है, ऐसे लोग को बहुत कम देखने मिलते हैं। उनकी एक और लाइन है, however difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. It matters that you don't just give up. लाइफ में, हमारी जिंदगी में कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए, हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। लेकिन वो रास्ता तब निकलता है जब आप हार नहीं मानते। यदि आप हार मान लेते हैं, तो वो रास्ता आपको कभी भी नजर नहीं आएगा।
लेकिन अभी आप हार नहीं मानते हैं तो आपकी लाइफ का जो भी प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन निकल ही आता है। हार ना मानना और हार मान लेना, ये दोनों में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा खुद के ऊपर जो भरोसा है वो। ये बात ही इन दोनों चीजों में डिफरेंस रखती है। तो आइए, we often tend to hide behind our weakness, disabilities, handicaps, or mourn over them our whole life. Dr. Stephen Hawking, one of the greatest scientists of the century, did not do so. In spite of suffering from a very rare and dreaded disease, Dr. Hawking continued his research undaunted. His exemplary courage should inspire us to do our best even under trying circumstances. हम जो सुदृढ़ होते हैं शरीर से, अक्सर अपनी कमजोरियों के पीछे, डिसेबिलिटीज के पीछे, हमारे अपाहिजत्व के पीछे छुपते रहते हैं और उसी के ऊपर मौन करते रहते हैं। मौन यानी अफसोस करना। अफसोस करते रहते हैं कि यार हमारी लाइफ में कुछ नहीं हो पाया, हम कुछ नहीं कर पाए, काश मैं भी कुछ कर लेता। जब आप 10वीं में हो, अभी आज के बाद 10 साल बाद अगर आप ये बात पछताओ कि काश मैं 10वीं के बाद कुछ अच्छी पढ़ाई कर लेता, डॉक्टर इंजीनियर बन जाता या कोई सीए वगैरह बन जाता, तो आज मेरी लाइफ कुछ अच्छी होती। तो बच्चों, यदि आपको ये अफसोस 10 साल बाद नहीं करना है तो अभी आपको अभी से पढ़ाई करना शुरू करना पड़ेगा, आपको अभी से मेहनत करना शुरू करना पड़ेगा। तो डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग एक ऐसे साइंटिस्ट थे, इस सदी के इतने महान साइंटिस्ट थे कि उनके इतना महान साइंटिस्ट तो आज तक इस दुनिया में नहीं आया। और क्योंकि वो शरीर से एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे थे जो कि दिमाग की बीमारी होती है। वो दिमाग की बीमारी कुछ ऐसी थी कि ना वो चल पाते थे, ना वो ठीक से अपने हाथों से खाना खा पाते थे, ना ही तो वो ठीक से बोल पाते थे। दिमाग से निकलने वाली सारी जो नसें होती हैं, उन नसों में ही उनका मेन प्रॉब्लम था। और वो नस जहां जहां पर जाती है हमारे शरीर में दिमाग से निकलकर, वो सारे शरीर काम करने लगते हैं। लेकिन अगर दिमाग से आपकी कोई नस एक शरीर के किसी एक अंग की बंद हो जाए तो वो अंग काम करना बंद कर देता है। तो ऐसी बहुत सी नसें उनकी शरीर में बंद हो गई थी, जिसकी वजह से वो हमेशा व्हील चेयर पर ही रहते थे। और व्हील चेयर पर रहने की वजह से वो हमेशा कुछ भी ज्यादा काम नहीं कर पाते थे। Exactly 300 years after the death of the great scientist Galileo, Dr. Stephen Hawking was born in Oxford, London on the 8th day of January 1942. Little did his parents know that one day their little boy would be hailed as one of the greatest scientists of this century. Neither could anybody imagine that his mind would soar up into space like light. More importantly, none could predict that he would be the very epitome of courage. तो बच्चों, एग्जैक्टली 300 साल बाद, 300 साल बाद क्या हुआ? जब जिस दिन जन्मदिन था मिस्टर गैलीलियो, जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे 300 साल पहले यूरोप के, उसी दिन पे एक नए बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग। और ऑक्सफोर्ड शहर में, लंदन के ऑक्सफोर्ड शहर में जनवरी की 8 तारीख को 1942 के दिन डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ। Little did his parents know that one day their little boy would be hailed as one of the greatest scientists of the century. उनके माता पिता को लगा था कि आज के दिन ये बच्चा पैदा हुआ है तो ये यकीनन कुछ सालों बाद पूरे विश्व का बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा और ये हमारा नाम भी बहुत ज्यादा रोशन करेगा। Neither could anybody imagine that his mind would soar up into space like light. किसी ने भी ये सोचा भी नहीं था कि उनका जो दिमाग है, his mind would soar up into space, वो पूरे ब्रह्मांड में कुछ इस कदर से चमक जाएगा, जैसे कि मानो लाइट चमकती है ना, वैसे उसका दिमाग
पूरे ब्रह्मांड में इतना रोशन हो जाएगा, किसी ने ये सोचा नहीं था। मोर इम्पोर्टेंटली, none could predict that he would be the very epitome of courage. बच्चों, किसी ने ये सोचा नहीं था कि वो इतने बड़े साइंटिस्ट हो जाएंगे, इतनी बड़ी महानता हासिल करेंगे और वो एक दिन एपिटोम ऑफ करेज बन जाएंगे। एपिटोम का मतलब क्या होता है बच्चों? एक बेहतरीन उदाहरण। करेज का मतलब बहादुरी, बहादुरी का एक बेहतरीन उदाहरण, इसका मतलब होता है एपिटोम ऑफ करेज। Courage is a wonderful thing. It is that quality which makes people not lose heart when faced with a great calamity. It would not be an exaggeration to say that Dr. Stephen Hawking, a living legend of cosmology, is the very personification of courage and hope. Except his mind, his whole body is bound to a wheelchair, thanks to a cruel quirk of fate, yet he is one of the greatest scientists of this century. तो करेज एक बहादुरी एक बहुत वंडरफुल थिंग होती है बच्चों। ये एक क्वालिटी है जो लोगों को दिल से हारने की इजाजत नहीं देती। फिर आपकी जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाए, कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन अगर आप में करेज है तो आप दिल से कभी नहीं हारते, आप उम्मीद कभी नहीं छोड़ते, आप गिव अप कभी नहीं करते। और ये एग्जैजरेशन नहीं है, क्योंकि डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग आज के जमाने के एक लिविंग लेजेंड रह चुके कॉस्मोलॉजी के। अब कॉस्मोलॉजी बच्चों एक साइंस का सब्जेक्ट है। जैसे साइंस में बायोलॉजी होता है, फिजिक्स होता है, मैथ्स होता है, केमिस्ट्री होता है, वैसे ही कॉस्मोलॉजी भी एक साइंस का साइंस फील्ड का एक सब टॉपिक है, सब सब्जेक्ट है, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसका मतलब क्या है, स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स। मतलब ये ब्रह्मांड की शुरुआत कहाँ से हुई, ये ब्रह्मांड कैसे बना, यहां से उनकी खोज शुरू की। is the very personification of courage and hope. Except his mind, his whole body is bound to a wheelchair. उनके दिमाग के अलावा उनकी पूरा जो शरीर है एक व्हील चेयर से बंधा हुआ है, थैंक्स टू द वर्क ऑफ फेट। वर्क ऑफ फेट मतलब क्या? नसीब का खेल, अनएक्सपेक्टेड चेंज ऑफ डेस्टिनी। मतलब जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, ऐसी किस्मत ने जब पलटी मारी तो वो ऐसे बीमार हुए कि उनकी पूरी बॉडी व्हील चेयर से मरते दम तक चिपक कर रही, उसके ऊपर कोई इलाज नहीं। और लेकिन भगवान ने उनसे उनका शरीर छीन लिया, लेकिन दिमाग नहीं छीना, और दिमाग ही उनका सबसे बड़ा हथियार था। लेकिन बॉडी व्हीलचेयर से चिपकने के बावजूद भी वो आज के सदी के सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं और रहेंगे। An average child, Stephen grew up to be a normal teenager, full of mischief and lots of love for music and mathematics. Even though his father wanted him to study medicine, he was bent on studying mathematics. The University of Oxford at that time did not have a course in mathematics, so he opted to study physics instead. एक साधारण बच्चा, हमारे तुम्हारे जैसा, 60-70% मार्क्स मिलाने वाला स्टीफन, एक नॉर्मल टीनेजर की तरह, मतलब एक नॉर्मल बच्चे की तरह पैदा हुआ, बड़ा हुआ। तब तक उसको वो कोई बीमारी नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी, हमारे तुम्हारे जैसे शरारतें करता था, बहुत म्यूजिक से और गणित इस विषय से बहुत ज्यादा प्यार करता था। जबकि उसके पिताजी को उसे मेडिसिन पढ़ाना था, यानी डॉक्टर बनाना था, लेकिन उसे डॉक्टर में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, उसे केवल मैथमेटिक्स में ही ज्यादा दिलचस्पी थी। उस समय जब वो कॉलेज में जा रहे थे तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में मैथमेटिक्स का कोर्स नहीं था। मतलब जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, तो उसमें मैथमेटिक्स का कोर्स उस वक्त उपलब्ध नहीं था। तो इसीलिए उन्होंने मैथमेटिक्स, चलो मैथमेटिक्स नहीं तो नहीं तो हम फिजिक्स कर लेंगे, और इसीलिए उन्होंने अपनी मास्टरी फिजिक्स में की। At the age of 17, Stephen started noticing that he was becoming increasingly clumsy and even fell down a couple of times for no reason. This perplexed him and he went to see his family doctor. बच्चों, 17 साल की उम्र में स्टीफन ने अपने शरीर में होने वाले कुछ बदलावों को नोटिस किया। वो क्लमजी हो जाता था। क्लमजी यानी ऑकवर्ड और इनकम्पिटेंट, मतलब अचानक से शर्मा जाना, या फिर किसी से दूर भागना, और
नेगेटिव काइंड ऑफ एनर्जी उसके अंदर आने लगी, क्लमजी फील करने लगा और वो बहुत बार गिर जाता था। दिन में 2-3 बार तो अपने आप गिर जाता था, कोई धक्का नहीं देता था, कोई पैर नहीं फिसलता था, बस अपने आप गिर जाता था। दिस परप्लेक्स्ड हिम। परप्लेक्स का मतलब क्या? उस एक कंफ्यूजन होने लगा कि आखिर ये मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है, और वो अपने डॉक्टर के पास चला गया। तो डॉक्टर ने डायग्नोस किया और बताया कि ये करोड़ों में एक को होने वाली बीमारी है, जिसको हम एएलएस कहते हैं या एलओयू कहते हैं। LOU मतलब Gehrig's disease that affects the nervous system and eventually weakens all the muscles of the body. Stephen says that even as a child, his muscle coordination was nothing to write home about. He recollects that his handwriting would send his teacher into a fit of frenzy. Fit of frenzy का मतलब गुस्सा, गुस्सा दिलाना. Nor was he inclined towards sports. Nevertheless, this disease came as a bolt from the blue. Bolt from the blue का मतलब होता है sudden unexpected shock. इसीलिए इसी बीमारी की वजह से उसकी हैंडराइटिंग भी कभी कभी अच्छी नहीं आती थी, वो ठीक से चल नहीं पाता था, लड़खड़ा के चलता था, उसमें ताकत ही नहीं रहती थी, क्योंकि उसको बीमारी ही ऐसी हुई थी कि वो बीमारी नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। जो हमारी दिमाग के जो नस होते हैं सारे शरीर को पहुंचाने वाले, उन सारी नसों में ही वो प्रॉब्लम होता था, उसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। और नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होने की वजह से उसके मसल्स जो थे, मसल्स सारे क्या थे, वीक होने लगे थे, और इसीलिए मसल्स का कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी खराब हो गया था। How much time he had left on this planet was very uncertain. The prognosis was bad, and the doctor said they could not do much. Undaunted, Stephen decided to continue his research and even got engaged to a Jane Wilde. Hawking says that, ironic as it may sound, it is that his dismissal stage he began enjoying life the most. This, he says, was because he started living life for the moment and continued his doctoral research work with renewed vigor. तो बच्चों, स्टीफन हॉकिंग का सामने अब एक ही सवाल था कि पता नहीं इस दुनिया में मेरे पास और अभी कितने दिन बचे। द प्रोग्नोसिस वॉज बैड। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है फ्यूचर हेल्थ कंडीशन, कि भाई आगे क्या हो सकता है कोई कुछ नहीं बता सकता। अनडॉन्टेड स्टीफन, अनडॉन्टेड मतलब नॉट अफ्रेड ऑफ मिसफॉर्च्यून्स। जब वो डॉक्टर ने कहा कि पता नहीं, कब कुछ बता नहीं सकते, कितने दिन रहेगा, क्या रहेगा, कैसे रहेगा, तो ये सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए, उसके बारे में कोई फिक्र या कोई चिंता ना करते हुए, स्टीफन हॉकिंग ने अपना जो रिसर्च था फिजिक्स का वो चालू रखा। इवन गॉट एंगेज टू जेन वाइल्ड। एंगेज मतलब मंगनी करना, वो मंगनी भी कर ली उसने, जेन वाइल्ड करके एक स्त्री थी, उनसे मंगनी कर ली। हॉकिंग सेज दैट ironic as it may sound, as it is at this dismal stage he began enjoying the life most. जब वो व्हील चेयर से चिपक गया था टोटली कंप्लीटली और बाकी कुछ भी नहीं कर सकता था, फिर भी उसने शादी कर ली। उसके बाद में वो अपना जो जॉब था वो एंजॉय कर रहा था, अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगा। लोग बड़ा ताज्जुब करते थे, बड़े शॉक सरप्राइज हो जाते थे, यार इसको इतनी बड़ी बीमारी है फिर भी इसके चेहरे पे गम या चिंता या फिक्र बिल्कुल भी नजर नहीं आती थी। This he says was because he started living life for the moment and continued his doctoral research work. ये इसीलिए हुआ, इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि वो सिर्फ आज के लिए जीता था, कल की चिंता नहीं करता था, और उसे आज जीने में मजा इसलिए आता था क्योंकि वो अपने फेवरेट काम में दिलचस्पी ज्यादा लेता था और उसे वो बहुत ज्यादा पसंद आता था। कौन सा काम? अपना डॉक्टरल रिसर्च। डॉक्टरल मतलब यहाँ पे वो डॉक्टर नहीं है जो हमको बीमारियों को इलाज वगैरह करते हैं, वो डॉक्टर नहीं। यहाँ पे डॉक्टर का मतलब है पीएचडी करना, मतलब किसी एक विषय में आप डॉक्टरेट करते हो, किसी एक विषय में आप बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हो। फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, उसके बाद में पीएचडी एक कोर्स होता है। उस कोर्स में अगर आप उस कोर्स को पास कर लेते हो तो आपके नाम के सामने डॉक्टर लग जाता है। तो ये कंफ्यूज मत होना कि डॉक्टर यानी जो बीमारियों का इलाज करते हैं वो वाला डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं। नेक्स्ट। In the meanwhile, the disease worked its way into Stephen's body and left him disabled. He began studying the concept of black holes,
to get his PhD. By this time, he was confined to a wheelchair and was rapidly losing control of his hands and speech. The study of black holes sparked his imagination with bright ideas. He made many epoch-making statements that shook established theories. Scientists believe that the universe began with a big bang. To explain this concept better, Stephen invented that is known as Lie algebra. Meanwhile, disease, बीमारी थी, उसका काम तेजी से बढ़ने लग गया। स्टेफन के बॉडी को उसने कंप्लीटली अपाहिज कर दिया था। वो ब्लैक होल्स के बारे में पढ़ रहा था, उसमें उसने पीएचडी भी हासिल कर ली और इसी समय वो एक व्हीलचेयर से हमेशा हमेशा के लिए कन्फाइंड हो गया, यानी बंधा हुआ हो गया। अब वो व्हीलचेयर के बिना कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकता था। धीरे धीरे उसके हाथों ने जवाब देना शुरू कर दिया, उसकी जुबान ने जवाब देना शुरू कर दिया। जवाब देना शुरू कर दिया मतलब वो धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल चले गए, मतलब कुछ काम के नहीं रहे। ब्लैक होल की पढ़ाई करते करते उसके दिमाग में कुछ ऐसे इमेजिनेशन और ऐसे ब्राइट आइडियाज आई जिसने इपॉक मेकिंग स्टेटमेंट्स बनाए। इपॉक मेकिंग स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और और वो ऐसे टाइम पे दिए जाते हैं जैसे कि रेस्ट्रिक्टेड टाइम होता है। इंग्लिश में इसका मतलब समझाया तो ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एट अ पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड टाइम। साइंटिस्ट को लगता था कि हमारे यूनिवर्स, हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत बड़े बिग बैंग से हुई थी। बिग बैंग थियरी भी एक थियरी है और इसी बिग बैंग थ्योरी को बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए स्टीफन ने इन्वेंट किया कि लाई अलजेब्रा उसके लिए प्रॉपर वर्ड होगा। टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट बेटर, स्टीफन इन्वेंटेड व्हाट इज नोन एज लाई अलजेब्रा। Though confined to a wheelchair with no control over his body, save a finger, and with a computer to help him express his thoughts, Dr. Hawking is an authority on profound subject of science. Numerous honorary doctorates and awards have been bestowed on him. He is a fellow of the Royal Society and a member of the US National Academy of Sciences. दो कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर विथ नो कंट्रोल ओवर हिज बॉडी, उसके बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। सेव अ फिंगर एंड विद अ कंप्यूटर टू हेल्प हिम एक्सप्रेस हिज थॉट्स। डॉक्टर हॉकिंग इज एन अथॉरिटी ऑन प्रोफाउंड सब्जेक्ट्स ऑफ साइंस। वो इतनी बड़ी अथॉरिटी बन गई कुछ सब्जेक्ट्स से साइंस के उसके ऊपर कि बड़े से बड़े डॉक्टरेट्स जो मिलने वाले और अवार्ड्स जो मिलते हैं वो उनके ऊपर बिस्टोव किए गए थे। बिस्टोव यानी उनको आदर से प्रदान किए गए थे। बहुत सारे अवार्ड्स उन्होंने साइंस के क्षेत्र में प्राप्त किए थे। ही इज अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी एंड अ मेंबर ऑफ द यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस। तो बच्चों, वो रॉयल सोसाइटी के मेंबर भी हैं और यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के मेंबर भी रह चुके हैं। In spite of being considered Einstein's equal in intelligence, Dr. Hawking is a very humble man. A simple, down to earth man, he has authored many books dealing with his awesome ideas, keeping a layman in mind. Now, what do you mean by layman? Layman मतलब एक ordinary person without any special skill or knowledge, एक साधारण मनुष्य. His writing is full of wit and humor. His style is so lucid that non-scientists can also understand him. His book, A Brief History of Time, is one of the best-selling books of our time. तो वो साथ में अपने डॉक्टरेट के काम करते करते, साइंस से काम करते करते उन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। और उनकी भाषा इतनी सरल और सादी, सिंपल थी कि एक आम आदमी, आपके मेरे जैसा आम आदमी भी बिना किसी कंफ्यूजन के आसानी से पढ़ सकता है। On being asked how he feels about having the dreadful ALS, Dr. Hawking, the quintessence of optimism and hope, says, not very different from the rest. I try and lead as a normal a life as possible and not think about my condition or regret the things. It prevents me from doing, which are not many.
क्विंटेसेंस का मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल। तो बच्चों जब उन्हें पूछा जाता था कि आपको ये इतनी खतरनाक और भयानक बीमारी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, तो बड़े ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव तरीके से वो हमेशा इस सवाल का ऐसे जवाब देते थे कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। अगर मुझे किसी ने पूछा कि ये भयानक बीमारी के बारे में आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हो, तो वो कहते कि मुझे इसके बारे में बात ही नहीं करनी है, मुझे एक नॉर्मल लाइफ जीनी है और इसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ, ना ही पछतावा करता हूँ, क्योंकि पछतावा करना और इनके इसके बारे में सोचते रहना मुझे उन सारी चीजों से दूर रखेगा जो कि मैं आज कर रहा हूँ। कौन सी चीजें? साइंस में जो मैं इतने सारी नई नई खोज कर रहा हूँ, अगर मुझे ये खोज करनी है तो मुझे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, और ये जो बीमारी है ये मेरे लिए डिस्टरबेंस है। अगर मैं इसके बारे में सोचते बैठूं, मैं इसके बारे में पश्चाताप करते बैठूं, तो मैं अपनी साइंस की दुनिया में आगे कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता हूं। Dr. Hawking firmly believes that in the next millennium, science will discover the core secrets of the universe, its origin, its history, and maybe even predict its ultimate demise. डॉक्टर हॉकिंग को पूरी तरह से यकीन है कि साइंस आने वाले कुछ सालों में सारे जवाब ढूंढ लेने वाली है कि इस धरती का, इस प्लैनेट का ओरिजिन क्या हुआ था, उसका स्रोत क्या है, उसकी उसका इतिहास क्या है, और आने वाली जो बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना कि प्रलय आने वाला है वगैरह, ऐसी जो चीजें होती है इनके बारे में भी हमें पुख्ता सबूत मिल जाएगा कि ये बात सच है या झूठ। Like Dr. Hawking, there are many people who display exemplary courage in their lives. Let us salute all those brave people who, in spite of being disabled, strive to do their best. तो बच्चों, डॉक्टर हॉकिंग जैसे और भी बहुत शख्स है हमारे देश में, किसी और देश में, जो कि बहुत बहादुरी से अपना काम करते रहते हैं, अपनी जिंदगियों को बिना पछतावे के, बिना रिग्रेट के जीते रहते हैं। और ये सारे लोगों को देखकर हम जैसे शरीर से सदृढ़ जो लोग हैं उनको ये सीख लेनी चाहिए कि बीमारी, अपाहिजत्व, ये जो सारी चीजें हैं ये टेम्पररी है, भले लाइफ में परमानेंट रहने वाली है, लेकिन इनका दुख टेम्पररी है। अगर आप उसको दुख सहन करते रहोगे तो वो दुख परमानेंट बन जाएगा, लेकिन अगर आप पॉजिटिव हो, आप उस दुख को भूलाना चाहते हो और कुछ नया काम करना चाहते हो, तो आपके लिए वो दुख टेम्पररी बन जाता है बच्चों। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए, और पॉजिटिव रहने का फायदा यही है कि आप लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। Thank you, students. This was our today's lecture. And don't forget to press the bell icon as well as the subscribe button for more interesting videos. Thank you very much.